बोलते थे ध्यान ध्यान करो करो करो, ठीक है बोलता था, लेकिन नहीं करता था वेरी फ्रेंड। नया नया जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ था पिरामिड का, अपने अपने प्रोग्राम से ही हुआ था पिरामिड का ओपनिंग, तो होने के बाद जस्ट खाना खाने को बैठे तो पत्री जी बैठे हुए थे बाजू, एक कोई लेडी आए, उन्होंने घी परोसा, तो मैंने नहीं मैं नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल, मैं इधर बहुत बड़ा डॉक्टर बोल के समझ के उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे, हो गए। उस्ताद जी को गुस्सा आ गया, बहुत बहुत अच्छा, क्या क्या कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा जम के इमीडिएटली हॉट डिस्कशन, क्या ये सोल है, ये बॉडी नहीं है, ये क्या समझ रहे हैं आप, आज संगीत ध्यान नहीं होगा, आज खाली ध्यान होगा। तो मैं बोला चलो ध्यान, बैठो ध्यान में बैठो। तो बोले, मैं बोल रहे थे ये संजय किंगी खुद को बहुत बड़ा उस्ताद समझता है संगीत का, लेकिन बेकार है, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ऐसा 2 बार 3 बार बोले। अरे भाई ये क्या गालियाँ खा रहा हूँ बस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में। आज एक और अद्भुत दिन है और मैं खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि आज मेरे ही जो एक ड्रीम आइडल है उनके साथ मैं रूबरू होने जा रही हूँ। आप सभी के बीच होंगे संजय किंगी साहब। आप सभी जानते हैं, कोई भी PSSM का कार्यक्रम हो, संगीत और ध्यान जहाँ हो, संजय किंगी जी वहीं पे मौजूद हैं। वो एक सितार वादक हैं और 1998 से संजय किंगी जी पत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं संजय किंगी जी को इस मंच पर। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। जब भी मैं आपको स्टेज पर देखती हूँ, आपका और पत्री जी का जो एक वास्ता है, जब भी आप एक दूसरे को देखते हैं, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल एडमिरेशन है, तो बहुत खुशी होती है। और हर बार हमें लगता है कि आपसे और जानना है कि ये शुरुआत कैसी हुई क्योंकि मैं तो 2009 से जुड़ी हुई हूँ और आपकी जो वास्ता है और 10 साल पहले की है। तो बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, आपने सीखा है उनसे। तो आपकी यात्रा के बारे में हम और जानना चाहते हैं। तो शुरुआत इससे करते हैं कि आपकी जो बचपन थी, आपने जैसे बचपन में आपकी क्या क्या सोच विचार थे, आपकी क्या इंटरेस्ट थी, और ये सितार आपने कैसे पकड़ा? देखिए, मेरे फैमिली में मेरे डैडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए वो आउट स्टेशन एवरी टाइम रहते थे। मेरी मम्मी हारमोनियम बजाती थी और हम 4 भाइयों में सबसे लास्ट मैं हूँ। तो बस एजुकेशन करना है, संगीत वगैरह हमारे पास यूजुअली कैसा, मैं बिकॉज आई एम द लास्ट, इसलिए हमारे को ऐसा बोलते थे कि संगीत पढ़ाई भी करो और संगीत करो। ऑलवेज मम्मी डैडी स्ट्रेस करते थे कि ऑलवेज यू हैव टू हैव 2 प्रोफेशन टू स्टार्ट विथ, कुछ तो 2 करो, पढ़ाई भी करो, उसके साथ कुछ तो आर्ट करो। तो बिकॉज मम्मी हारमोनियम बजाती थी, संगीत में थी, तो इसलिए हमें संगीत में डाला गया। मेरे बड़े भाई तबला अच्छा बजाते थे, मेरे से 2 साल सीनियर है, इसलिए मम्मी ने बोला वही अगर इंस्ट्रूमेंट फिर से क्यों पकड़ा दें इसे, तो उसकी जगह पे सितार पकड़ा दिया। तो बस ऐसी संगीत की यात्रा सितार के लिए मुझे भेजते थे, लेकिन हाथ वगैरह कट गया तो घर में बोलता था क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन क्लास में नहीं जाता था, मेरे दोस्त के पास चले जाता था क्योंकि आपका हाथ कट गया था। हाथ पहले दिन सितार बजाते तो हाथ कट गया, तो खून आना स्टार्ट हो गया। अच्छा। अब ये घर में बोलेंगे तो घर तो मम्मी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत, क्योंकि ऐसा है मेरे हिसाब से, मैं बोलता हूँ कि मेरे डैडी बस इनकम करते थे और पैसे भेजते थे, बाकी पूरा हमारा पालन पोषण संस्कार समझो, गुस्सा समझो, प्यार समझो, सब मम्मी के पास से मिला है, संगीत भी मम्मी के पास से मिला है। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक चीज़ करना है तो करना ही है बस, उसके लिए ज़बरदस्त बहुत मार गिरता था, बहुत मार गिरता था, कुछ अगर उसके अगेंस्ट कुछ हुआ तो मार दे। तो ऐसे ही जब सितार के ऊपर पहले दिन गया तो कट गया फिंगर,
तो गलत मम्मी को बोलेंगे तो मार खाऊंगा, इसलिए फ्रेंड के पास जाके बैठ जाते थे। अब 7-8 दिन में अगर मैं जब नहीं गया क्लास में, तब हमारे गुरुजी जो पांडुरंग पराते हैदराबाद के थे, अच्छे सितारिस्ट हैं, तो वो सीधा घर में चले गए, वी आर महाराष्ट्र। सीधा मम्मी आके जाके बोल दिए कि भाई क्या है तुम्हारा लड़का आ रहा ही नहीं 8 दिन से, क्यों नहीं, डेली जा रहा है यहाँ से। ए संजय इधर है, इधर है, इधर है, क्या रे जा रहा नहीं क्लास को? नहीं जा रहा हूँ क्लास। कहा तो गुरुजी बोले कहाँ आ रहे आप? तो रोना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ से गुरुजी भी है, वहाँ मम्मी भी है, दोनों जगह पे मार गिरने लगे। तो बोल दिया देखो ये खून निकल रहा है इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो फिर वो गुरुजी ने समझाया कि भाई सबको ऐसा होता है, पहले कट होता है, उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड होने के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना तो बोलता हूँ कि मुझे संगीत का वेरी फ्रैंकली ज़रा भी इच्छा नहीं थी संगीत सीखने की। आई वॉज फोर्स्ड इनटू इट। और मुझे हर टाइम ऐसा बोला जाता था कि बड़ा भाई कितना अच्छा तबला, वो घर में वो भी छोटा था मेरे साथ, 2 साल ही छोटा है, बड़ा है ना मेरे से, तो वो कुछ भी वो पीतल का बर्तन या कुछ भी बर्तन है तो बर्तन के ऊपर वगैरह मारते थे। तो वो देख के मम्मी को लगा देखो इतना अच्छा आर्टिस्ट हो जाएगा वो, तू कुछ भी नहीं करता है। तो इसलिए मुझे संगीत में पहले डाला गया, और उसके बाद में जैसा ये फिंगर हार्ड हो गया, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सितार में रख के फिर सितार कंटिन्यू करें, ये बचपन। लेकिन हमारा ऐसा घर में फादर बिकॉज वहाँ थे और हम यहाँ थे, तो इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही एकदम अंडर नॉर्मल था कंडीशन। सो इसीलिए स्ट्रिक्टनेस एंड हम मराठी में उसको क्या बोलते हैं, शिस्त बोल के बोलते, क्या बोलते हैं हम उसको, पेशेंस से अगर जो चीज़ करना है तो करना ही है, अगर नहीं करना है तो खाना नहीं मिलेगा। तो ये हाँ, तो ये करना ही है, और मम्मी ने बोला है तो करना ही है फिर कंपल्सरी। लेकिन बाद में इंटरेस्ट आ गया इसीलिए, लेकिन मुझे टू स्टार्ट विद डेफिनेटली सितार, मुझे अगेंस्ट माई विश से ही मैं सितार स्टार्ट किया था। तो अब हम जो देख रहे हैं आपको, उसकी जो बीज थी आपकी माता जी से बिल्कुल शुरुआत हुई। संगीत पूरा माता जी के वैसे ही आया है। तो एजुकेशन भी चलते गया, सितार भी चलते गया, एजुकेशन करते हुए, लेकिन ज़रा सितार के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया तो ज़रा वो हमारे पांडुरंग पराती जी बोलते थे ये तान अगर आप अच्छा रियाज करके आओगे तो कल चॉकलेट दूंगा आपको। अच्छा। तो मैं बोला मैं छोटा थोड़ी हूँ कि चॉकलेट वगैरह खाने के लिए। तो आपकी 14 साल की उम्र थी? मैं 14 साल की उम्र थी। हाँ। तो दूंगा चॉकलेट। तुम्हारा इतना तो छोटा नहीं है चॉकलेट के, लेकिन फिर भी चलो इम्प्रेशन, मेरा राशि कर्क राशि है, तो कर्क राशि का थोड़ा सा गुण ऐसा था, उसके ऊपर इम्प्रेशन मारना ही अपने का। उसके तो घर में रियाज करता था, थोड़ा जाता था उनके पास, तो वो ज़रा ठीक थे। तो बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ऐसा है हमारे में बोलते थे अच्छे उस्ताद के पास जाना है, क्योंकि कितना भी हम सोचे तो भी वो हैदराबाद के आर्टिस्ट थे। इंटरनेशनल फेम जब विलायत खान साहब, और सितार में 2 है, एक विलायत खान साहब, एक रविशंकर जी है, दो आर द स्टाइलवर्ड्स ऑफ सितार। तो इसीलिए विलायत खान साहब के भांजे उस्ताद शाहिद परवेज़ खान, इनका मैं गंडाबंद शागिर्द बना हूँ, और बस गंडाबंद शागिर्द तो उनके पास ही जाना, उनके पास ही काम करना, उनके पास ही सीखना, डेली 8-8 घंटे रियाज करवाते थे, दूसरा कुछ नहीं, खाली रियाज करना। फिर घर में जाने के बाद रिपोर्ट भी पूछते थे, क्योंकि वहाँ तो 3-4 दिन ही रहते थे उनके पास, फिर घर में आ जाते थे करना, फिर रियाज करके वो उनको बताना क्या है, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं है चलो निकलो, नेक्स्ट ये जब रियाज करोगे तब आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। तो बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद में आना जब शुरू हो गया तो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, पैदा हो गया। पहले इंटरेस्ट नहीं था उतना, लेकिन आ गया वो। संगीत को आप सीख ही रहे थे और धीरे धीरे आपने बाहर कॉन्सर्ट्स या एक अपने आप को बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही थी, तो पढ़ाई को कैसे आपने म्यूज़िक के साथ बैलेंस किया? आपने क्या पढ़ाई करी थी? संगीत शुरू करा 1972 एट द एज ऑफ 14 आफ्टर मैट्रिकुलेशन, सितार स्टार्ट किया। इंटरमीडिएट के बाद बिकॉज आई टुक BPC,
तो इसीलिए मेडिसिन लाइन में जाना था। इंटरमीडिएट के बाद नहीं मिला सीट, तो बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी स्टार्ट कर दिया, बीएससी बीजेडसी बॉटनी zoology केमिस्ट्री, तो स्टार्ट कर। फर्स्ट ईयर के बाद भी सीट नहीं मिली, सेकंड ईयर के बाद भी नहीं मिली। तो डैडी और मम्मी बोले बहुत हो गया, अब आप बीएससी कंप्लीट करिए और आपका जॉब वगैरह बाकी भाइयाँ कर रहे वैसा आप भी करिए, लेकिन कर कराशी ज़िद्दी था, नहीं करना ही है, करना ही है। तो बीएससी के बाद आई गॉट सीट इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो एंड देन मेडिसिन सीट गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। वाह। एंड दैट वे जब मिला सीट तब थर्ड इन रैंक, थर्ड स्टेट में थर्ड रैंक था। वाह। तो रेलवे, मेरे डैडी रेलवे में थे, तो रेलवे के स्कॉलरशिप थी, क्योंकि उसका भी फीस ज़्यादा रहता था, तो फीस देना भी डैडी को मुमकिन नहीं था। लेकिन बिकॉज स्कॉलरशिप मिला इसलिए एजुकेशन चालू रहा, फिर दोनों चालू करें, बस पढ़ाई दोनों चला। म्यूजिक के साथ आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई और बीएससी भी कंप्लीट किया आपने? बीएससी एमबीबीएस। वाह। बीएससी एमबीबीएस। इतने सालों की मेहनत, उसके साथ साथ म्यूजिक भी चल रही। अब एमबीबीएस करा, लेकिन बाद में एमबीबीएस में क्या है, एमबीबीएस तो हो गया, लेकिन बाद में उसके साथ नहीं बोलना, लेकिन मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। जल्दी शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो इनकम होना है, इनकम होना है। तो फिर इनकम, जब जस्ट एमबीबीएस को तो क्लिनिक लगाए तो उतना नहीं चलता। मेरा टैबलेट के लिए 2 रुपीज़, इंजेक्शन के लिए 3 रुपीज़, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आई यूज टू अर्न अबाउट 20-30 रुपीज़। लेकिन यही अगर मैं फिल्म म्यूज़िक में सितार बजाता हूँ तो आई यूज टू गेट अबाउट 190 200 रुपीज़ पर डे। तो मज़ा इधर लग गया, संगीत में कमाने में लग गया, क्योंकि संसार चलाना है तो पैसे होना है, तो इसीलिए संगीत का ज़्यादा हो गया। देन आई बिकेम वेरी इरेगुलर एट द क्लिनिक। तो फिर मम्मी ने भी बोला, डैडी ने भी बोला, ऐसा मत करो, स्टैंड, आपको अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो चलने दो, अब क्लिनिक बंद कर दो। क्योंकि अगर गलती से क्लिनिक पे नहीं है, पेशेंट कोई सीरियस है, गलती से माई मिसेस यूज टू कंटिन्यू दिस सिर्फ, इफ़ आई यूज टू राइट सेप्ट्रॉन टैबलेट, हाँ कुछ लिखता तो वो उसको कंटिन्यू कर देती थी। 3-4 दिन के बाद कस्टमर, अगर एक आधा पेशेंट को कुछ होता था तो मुश्किल होता था। इसलिए फिर स्टैंडिंग ऑन 2 प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओके। सो देन आई स्टार्टेड, आई बिकम सेक्रेटरी फॉर सीनियर म्यूजिशियंस यूनियन आंध्र प्रदेश। वाह। सो पूरे फिल्म म्यूज़िक पूरा जो हैदराबाद में आता था, सो मैं यूनियन के सब लोगों को भी मेंबरशिप बना के उनको भी यहाँ प्ले करके, मेरे साथ उनको भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चांस मिल गया। तो मुझे वहाँ से इनकम थोड़ा सा ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। एंड संसार को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए संगीत में ज़्यादा लगाव हो गया, संगीत। इतना संगीत के रियाज के साथ हर एक बार आपने कई कोशिशें की मेडिकल लाइन में जाने की, लेकिन आपका फाइनली म्यूज़िक के प्रति ही आपका रुझान बढ़ा। तो धीरे धीरे जैसे आप कॉन्सर्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते गए, तो आपका ये इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बनना, इतने सारे लोगों से मिलना, इतने सारे प्रेमी बनाना, ये कैसे हुआ? पहले सबसे पहले मैं तो फिल्म म्यूज़िक में बजाता था, बिकॉज फाइनेंस के लिए घर का संसार चलना है। धीरे धीरे क्या है, यहाँ शोभा राजू हैदराबाद के बड़े सिंगर हैं, उनके साथ सबसे पहले यूएसए जाने का मौका मिला। उन्होंने कुछ ऐसा फिक्स बोला था, आप कितना कमाते हैं? तो मैंने बोला मैं इतना महीने को कमाता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आपको मैं इतना दूंगी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने आधा पेमेंट दिया। तो मैंने बोला ठीक है, आप आधा दे रहे तो मैं और भी प्रोग्राम्स करूँगा। तो बोले थे नहीं है, वो प्रोग्राम्स मिलना इतना आसान नहीं है। तो हम लॉन्ग आइलैंड में जब लैंड किए तो पीछे से मराठी से एक आदमी बात कर रहा था। तो चलो भाई, मराठी आदमी मिला, इसलिए मैंने भी टर्न करके उसको बोला कि वो निकला विलायत खान साहब का शागिर्द, सितारिस्ट। हाँ। तो बस हो गए, हमारी गट्टी हो गई। तो उसको बोला भाई मैं तो यहाँ आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी लैंड होके 4 घंटे भी नहीं हुए तुम्हारे अमेरिका में। मैं 93 की बात कर रहा हूँ। हाँ। 93 की। तो
मैं बोला मैं शाहिद भाई का शागिर्द हूँ। अरे वाह वाह क्या बात है, शाहिद भाई का शागिर्द, तो चलिए गणेश आ रहा है उसमें प्रोग्राम करेंगे। तो बोला ठीक है। वो ऐसा है, उन्होंने बोले, मैं बोला ठीक है घर में जाके बात करते हैं डिटेल लिए। घर में जब बात करें तो शायद शोभा राजू मैडम ने फ़ोन नहीं दिया मुझे। 2-3 महीने के बाद उनसे ऐसी बात हुई थी कि जब आप परमिशन देंगे तो मैं प्रोग्राम, मेरे सोलो प्रोग्राम दूंगा। तो उसके बाद में मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई अपने को कोई तो प्रोग्राम तो चाहिए अपने को। तो बोले वो उस्ताद जी हमारा गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया कि क्या है आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, फ़ोन नहीं करते। बोला मुझे आपका फ़ोन मिला नहीं। तो उन्होंने बाद में मेरे प्रोग्राम्स करे यूएसए में। बोलने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने मेरे बहुत प्रोग्राम्स करे और वहाँ से मेरा इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं बहुत बार यूएसए गया हूँ। वो पैसे से मैंने स्टूडियो डाला है। हाँ, क्योंकि जस्ट खाली मूवीज़ में बजा के उतना पैसे नहीं मिलता है। तो मुझे फाइनेंशियली साउंड मेरा यूएसए से हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ट्रिप्स होने से। फिर 98 में मैंने स्टूडियो डाला है। ओके, तो आपका खुद का स्टूडियो हैदराबाद में आपने खुद उस पैसे से आपने जोड़ के, यूएसए के पैसे से। वाह। ओके, तो आपका वही 1998 में कुछ तो पत्री जी के साथ वास्ता था, वो कैसे हुआ फिर? ऐसा है, अपने पास आई गिव फुल क्रेडिट टू निर्मला जी, जो यहाँ बहुत एक्टिव थे, हैदराबाद में सर के साथ थे। तो उन्होंने मुझे पत्री सर से मिलवाने का प्रोसीजर हुआ। वो कैसा हुआ कि निर्मला जी यला वेंकटेश्वर साहब की एक रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे, ध्यान मृदंगम। तो वो रिकॉर्डिंग करना था। तो वो बोले कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे? तो बोले संजय है ना, संजय मेरे साथ डेली बजाता है, कहीं भी हम साथ में प्रोग्राम में, तो उसके पास चले जाएंगे स्टूडियो में। तो बोले नहीं, पत्री जी को अच्छे स्टूडियो में, अच्छे के पास है। नहीं बच्चा अच्छा है। तो उस वक्त वो रिकॉर्डिंग चलते करते पत्री साहब आए थे। अच्छा। पत्री साहब आए थे, मैं तो अंदर स्टूडियो में बैठा था, उस्ताद जी अब सामने बैठे हुए थे पत्री जी, और ध्यान मृदंगम का वो चल रहा था उनका सीरीज। तो मेरा सितार डिजिटल रहता, तो मैं अंदर से बजाते हुए भी रिकॉर्डिंग प्रेस करना, मैं सब बजाता था। ये वो वहाँ से बजाते थे। पत्री साहब बैठे हैं देख रहे थे, अच्छा बंदे को कुछ आ रहा है, कुछ बजाने आ रहा है। तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग होने के बाद कहाँ से सीखे, ये एक फॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ। तो शायद उनको भी लगा होगा इन्होंने, लेकिन मैं कर्नाटक बजाता हूँ बोल के। जी साहब, तो हो जाए, कुछ बजाएंगे? तो बोला अभी मुझे तो कर्नाटक आती नहीं है। तो बोले मुझे कहाँ हिंदुस्तानी आती है, हम बजाएंगे, सब बजाएंगे। ज़रूर साहब। तो यमन कल्याण बजाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी कार्यक्रम में जहाँ नहीं ध्यान मृदंगम का हो गया था। तो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुआ सर का और मेरा, लेकिन हम रियाज करके उनको, शायद देखो जो भगवान रहते हैं, वो गुरुजी रहते हैं, उनको वो आगे की सोच करते हैं, बस आगे की सोच। शायद उनके दिमाग में क्या था नहीं मालूम, कि अब अभी ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरा टेस्ट कर रहे थे कि दोनों का जमता है क्या, इसके आगे कुछ अगर मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये उस्ताद, ये बच्चा चलेगा क्या। इस हिसाब से शायद टेस्टिंग हो सकता है। अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम तो मुझे मालूम हुआ सर तो पहचानते नहीं थे, है ना, एज से बड़े हैं, रिस्पेक्टफुली वो बोले बजाएंगे, चलो कुछ बजाएंगे। तो उन्होंने आपको टेस्ट जैसे कुछ किया, बस टेस्टिंग के लिए हो गया। तो शायद उसके बाद में प्रेम बढ़ा। तो बाद में वो उन्होंने शिव प्रसाद को बोला, मनवानी सीडीज इकड़े చేస్తున్నాం, यहीं पूरे सीडीज करना है अपने को, ये रिकॉर्डिंग भी आ रहा है इसको बच्चे को, और संगीत भी थोड़ा आता है। तो ठीक है, अच्छा बराबर बोले यला वेंकटेश्वर जी बराबर ही बोले कि आ रहा है, तो चलो इसे। तो बस उसके बाद सर के यानी 90 to 100 सीडीज जितने हैं पूरे मेरे स्टूडियो में। 90 to 100 90 से 100 सीडीज जितने बने वो पूरे मेरे स्टूडियो में बने, और मुझे मौका दिया म्यूज़िक डायरेक्शन का।
तो पूरा मैंने किया। जो आजकल जो गाने चल रहे हैं, जय हो वगैरह, ध्यानम चेद्दाम, सबका म्यूज़िक मेरा ही है और उसी स्टूडियो में अभी वापस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका, वापस कर रहे हैं। तो बस सब आते, सर आते थे 10 o'clock आते थे, शाम तक मेरे स्टूडियो में रहते थे। बस संगीत से दोस्तानी ज़्यादा हो गई, प्यार ज़्यादा हो गया। अच्छा गुरुजी मुझे मिला, उनको भी थोड़ा सा हिंदुस्तानी का जो उनको शायद मेरे हिसाब से उनको हिंदुस्तानी की तलब ज़्यादा थी सर को, हिंदुस्तानी बजाना है उनके दिमाग में वो था शायद, इसीलिए। नहीं तो मेरे जैसे आदमी से इतना लगाव प्यार बढ़ाना मैं इतना बड़ा तो है नहीं, तो इसे, लेकिन उनको हिंदुस्तानी शायद चाहिए था मेडिटेशन के लिए, तो इसीलिए बस उसके बाद संगीत मेडिटेशन में शुरू हो गया बजाना हर जगह पे। पत्री जी भी कहते हैं उनका जो पास्ट लाइफ है वो एक हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थे, तो उनका भी जो वास्ता है हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ आपसे शुरू हुआ, ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि उनको बहुत इच्छा थी हिंदुस्तानी का बड़ा, मेरे हिसाब से बोलता है। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ध्यान जब करते हैं तब, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी का लॉन्ग नोट्स रहते हैं, लॉन्ग नोट्स बजाएंगे तो उसका असर टू स्टार्ट विद ध्यान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्नाटक थोड़ा सा 10 मिनट में एक राग खत्म हो जाता है। हिंदुस्तानी में कैसा एक राग 1 घंटा भी बजाते हैं उसको वास्ट, जब तो धीरे धीरे उसका स्टेज आने के लिए आलाप धीरे से, उसके बाद में जोड़, बाद में ताने, ऐसा। तो इनका 10 मिनट में ख़त्म होता है तो वो जल्दी में आ जाता है, तो वो टेम्पो पे चले जाते, फिर रोकना, फिर दूसरा राग लेना। एक राग अगर उसका अगर कंटिन्यू करते हैं तो मूड कंटिन्यूस, ये हर 10 मिनट में 15 मिनट में स्टॉप करना है, दूसरा राग लेना। एवरी राग हैज़ इट्स मूड्स, मेजर राग, माइनर राग चलेगा, तो मूड बहुत बदलते हैं कर्नाटक राग में, क्योंकि एक अगर 3 घंटा मेडिटेशन करना है तो वो 10-12 राग बजाएंगे। हिंदुस्तानी है तो पहला यूजुअली देखिए आप ये ध्यान में बजा रहे तो 1.5 आवर पहला राग चलता है, तो इसलिए लॉन्ग जितना बजाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, तो मेंटेन कर। और एक बार मेडिटेशन में जाने के बाद मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी बजाए तो भी वो तो आदमी तो मेडिटेशन में चले गया। तो आपका जो पत्री जी के साथ इतने सारे गानों का आपको एक्सपीरियंस क्या था? एक दिन पत्री जी सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को निकलते हैं, आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए इस रिकॉर्डिंग में? अभी ऐसा है, करीब 2 साल तो चला होगा। हाँ, 1.5-2 साल पक्का चला है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आते थे 2-4 दिन कंटिन्यूस करते थे, फिर गैप लेते थे थोड़ा सा, फिर करते थे, ऐसा करते। और रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में कैसे पहले लाइव चलता था, पूरे आर्टिस्ट वगैरह बैठ के। अच्छा। तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज मुझे एज ए म्यूजिशियन लगा, इसलिए मैंने बाद में क्या किया, ट्रैक पहले बना लिया। सर के पास से रफ पहले गवा लेता था, उसका ट्रैक बना लेता था, और फिर एक लाइन भी गवा लेता था सर, ज़रा इजी हो जाता ना गाने के लिए। ऐसा कंटिन्यूस गाने से अगर एक लाइन गा के उसके बाद में एडिटिंग करके फुल अगर लगाएंगे तो वो प्रोफेशनली भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि मैसेज ओरिएंटेड सॉन्ग्स है पूरे, उसके ऊपर सब ध्यान करते हैं, तो फाइनली प्रोफेशनली प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसलिए वो एडिटिंग टेक्निकली रिकॉर्डिंग का ये करके उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि लाइव अगर रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ख़त्म, वो गाना 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश हर एक लैंग्वेज में? नहीं, तेलुगु और हिंदी करे, इंग्लिश मेरे हिसाब से नहीं करें। हिंदी कुछ तेलुगु और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में आपने? तेलुगु और हिंदी मैक्सिमम 70% तेलुगु आने पाटल, सब तेलुगु ही ज़्यादा करे, उसके बाद में हिंदी, क्योंकि हिंदी वेरी फ्रैंकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले सर को उतना हिंदी नहीं आता था, बाद में जैसा सर ये ट्रैवलिंग बोलता, पहले उनका तेलुगु आंध्र प्रदेश ये था, उसके बाद में जब वो नॉर्थ में प्रचार करने के लिए जब गए तब डेफिनेटली हिंदी बात करना है, वहाँ तो तेलुगु नहीं बात कर सकते, इसीलिए बाद में सर का हिंदी बहुत अच्छा हो गया बाद में, तो इसीलिए बाद में हिंदी वगैरह रिकॉर्डिंग ज़्यादा करना शुरू हो गया, लेकिन शुरू में वो तेलुगु ही ज़्यादा करते थे। तो हर एक में कोई एक गाना, कोई एक बात जो पति जी की वो आपके जहन में भर गई हो? नहीं, मुझे वो ध्यानम चेद्दामुरा वो गाना भोपाली में है, उसका अलग, उसका म्यूज़िक मैंने
मैं जब कंपोज कर रहा था तभी सर आए थे, सब आ रहे थे। तो सर को बोलता एक्चुअली आफ्टरनून से रिकॉर्डिंग करना था, क्योंकि पहले आर्टिस्ट का ट्रैक बना ले, उसके बाद में सर गाएंगे तो अच्छा हो। लेकिन वो उस्ताद जी 11 बजे पधारे। अब 2 बजे से रिकॉर्डिंग है तो आर्टिस्ट सब बजा रहे। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर कीबोर्ड वाले को बोलना है, इधर दूसरे को बाद में मैं भी बजाना है उसमें, तो ट्रैक वगैरह बजाते हुए अच्छा मूड आ रहा है भाई, जल्दी मेरा गाना रिकॉर्ड कर लो, मेरे को भी मूड आ रहा है, अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद मैं बोला सर एक एक लाइन गाए तो ज़रा अच्छा रहेगा, क्वालिटी आएगा। आप जैसा बोले वैसा मुझे बोले तो उन्होंने शायद म्यूज़िक उनको जैसा चाहिए था वो दिमाग में ऊपर के तेलुगु में ऊपर बोलते गया, हाँ जोश का, तो जोश का गाना था वो। क्योंकि सबसे मेरे हिसाब से ये फील्ड में अभी सबसे गाना फेमस है ध्यानम चेद्दामुरा, जो तेलुगु में था। अभी वो जितने लैंग्वेज में बनेंगे, लेकिन वो गाना गाने के लिए फोक सॉन्ग है वो। और मास आते हैं, क्लास भी आता है तो मास भी आता है। तो मास के लिए वो गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और साहब का भी कंपोजिशन था, म्यूजिक भी ठीक ही लगा, ठीक ही करे, तो वो गाना हिट हो गया वो ऐसे। और बराबर 1-1.5-2 घंटा रिकॉर्डिंग करते थे, सीधा घर को चले जाते थे। प्रतिमा मेरी मिसेस को बोलते चलो हटो बाजू, मैं खाना बनाता हूँ। वो खाना भी खुद बनाते थे, सबको जितने स्टूडियो में आते थे सबको खाना खिलाते थे। वो खाना उनके हिसाब से, उनके जो पसंद बैंगन की सब्जी, वो ब्रिंजॉल, लेडीज़ फिंगर, ये सब उनके पेटेंट आइटम्स, वही खाने को मिलता था। कभी कभी दिल में रखता दूसरा तो बना उस्ताद। वाह, तो आपने सारे जो चटनियाँ होते हैं, आंध्रा की चटनियाँ को तो आपने ट्राई कर लिया होगा। सब लेकिन पहले क्योंकि बिकॉज नॉर्थ इंडियन हो तो पहले हम लोग तीखा कम खाते हैं, और ये तीखा बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों। लाल मिर्च तो डलना ही है। हम पूरे एक चटनी अगर एक नारियल की है तो 1 मिर्ची डालते हैं हम महाराष्ट्रियंस, लेकिन वो बहुत तीखा बनाते थे। तो वो थोड़ा फ़र्क था, बाकी धीरे धीरे आदत हो गई फिर उसकी भी। तो हर एक रिकॉर्डिंग के साथ एक एक्सपीरियंस आपका बढ़ने लगा। क्योंकि पत्री जी, जैसे मुझे प्रोसेस बताइए, जैसे तो जो गाने के लिरिक्स है वो ऑलरेडी आता था, तो आपके पास जब आता था आप कंपोज भी करते थे या पत्री जी भी कंपोज करते थे? बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन करता था, दोनों करते थे। कभी वो स्केलेटन करके लाते थे, कभी अच्छा भी करके लाते थे। कभी कभी अगर मैं बोला सब इसके अंदर ये थोड़ा सा लगाया तो अच्छा लगेगा। लेकिन सर अगर पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, ऐसा कोई मैं हूँ तू क्या बताने वाला, ऐसा नहीं है। उनको कुछ चीज़ अच्छी लगी तो अच्छा बोल देते। कभी राग से हट गए तो सब ये नोट राग में नहीं लगाए तो अच्छा है, ऐसा तो चलता था, सब कुछ चलता था। और एक बार एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ गया तो उनको भी लग रहा है ये आदमी बोल रहा है तो ठीक ही लग रहा है, बराबर ही चल रहा है, तो एक्सेप्ट करके ओके। और फाइनली जब प्रोडक्ट बाहर निकलता था तब एक्सेप्टेंस अच्छा मिल रहा था पब्लिक के पास से। तो क्योंकि जब ऑडियो का ही ज़माना था, वीडियो तो था ही नहीं, ऑडियो का ज़माना, कैसेट वगैरह सब जगह पे पहुंचता था, डुप्लीकेटिंग भी मेरे पास होता था। और वो बराबर उस्ताद जी हमारे शिव प्रसाद जी बराबर वो टाइम पे आज शाम को डिलीवरी होना तो होना ही है। तो उन्होंने नहीं हुआ तो भैया खाटे मेरे पास दूसरा कस्टमर होगा, तो नहीं साहब बुकार लेंगे। साहब के डर से रात को बैठ के डुप्लीकेशन होता था मेरे पास, क्योंकि दूसरी जगह पे डुप्लीकेशन होता तो वो फास्ट करते हैं डुप्लीकेशन, 2 मिनट्स में एक घंटे की सीडी होती थी। तो मैं स्लो रिकॉर्डिंग करता था, 1 आवर का रिकॉर्डिंग करता था। तो दिन में 10-15 होता है, वो 500 का सीडी ऑर्डर है तो 10-15 दिन तो चाहिए ना मुझे रिकॉर्डिंग। तो मेरे मिसेस को घर में बोलता था कंटिन्यूसली डुप्लीकेटिंग चला, तो मैंने फिर 1+20 का मशीन करके उसके ऊपर स्लो रिकॉर्डिंग, तो 1 घंटे में 20 सीडीज रिकॉर्ड होता था। तो वैसा करके डुप्लीकेटिंग भी मेरे पास ही था पूरा ये सब भी था। उसके बाद में स्टिकर वो ला के देते थे, चिपकाने का भी काम मेरा ही था हमारे घर में। तो पूरा ऐसा करके प्रोडक्ट देता था, और उनको लग गया एक बार इसको दे दिया ना रिस्पॉन्ड, तो हो रहा है काम। तो इतनी सीख मिली आपको पत्री जी से, पत्री के साथ इतना टाइम स्पेंड करके इतने सारे सीख मिले। तो और आगे चलते हैं कि आपने एक तो 2 साल 1.5 साल जो है आपने रिकॉर्डिंग के लिए बार बार आप पत्री जी आपके स्टूडियो आते थे। तो आपने धीरे धीरे जो कॉन्सर्ट्स है, जो म्यूज़िक मेडिटेशन के जो सभा होते हैं, तो वहाँ पे आपने परफॉर्म करना शुरू किया। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? वो पहला कौन सा सत्र था जहाँ पे आप जुड़े? मेरे हिसाब से मेरे को याद है अनावरम में पहला
कुछ 4 या 5 दिन का था, उतना तो याद नहीं मुझे कितने दिन का था। तो वहाँ बजाना स्टार्ट किया। सर थोड़ा कर्नाटक बजाते थे, मैं थोड़ा हिंदुस्तानी में स्टाइल बजाते थे। कभी कभी थोड़ा सा परीक्षा लेते थे। कभी कभी मैं स्टार्ट, ऐसा एक दूसरे को देखते हैं, अभी भी देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इशारे पे काम चलता है। तो वो कभी बोलते हैं मैं स्टार्ट करूँगा, कभी कभी बोल के बोलते तो आप स्टार्ट करो। तो मुझे प्रॉब्लम ऐसा होता था पहले, अभी तो आदत हो गया, लेकिन पहले सडनली एक एग्जाम्पल, गान मूर्ति गा रहा, उसमें शुद्ध ऋषभ कोमल ऋषभ हिंदुस्तानी का देखो, वो सितार में बजाने की मुश्किल होता है। सा रे रे सा, ये सितार के ऊपर खींच के बजाना पड़ता था। अब वो राग भी नया है मुझे, उस्ताद जी तो बजा ले रहे, उनका कर्नाटक है, उनके होम पिच है, वो तो बजा रहे, मेरा क्या हालत है। तो वो उसका सिमिलर हिंदुस्तानी में क्या है वो ढूंढना, पहले ढूंढना है, और उसके बाद में कोशिश करना, क्योंकि स्टेज के ऊपर बजा रहे। अच्छा, पहले कहीं ऐसा रूम में बैठ के, ग्रीन रूम में बैठ के मैं आज गाना मूर्ति बजा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज के ऊपर बैठ के नो प्रैक्टिस, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं, कभी डायरेक्ट स्टेज के ऊपर डायरेक्ट। तो बैठने के बाद बस स्टार्ट करें। अब अच्छा, वो उस्ताद जी क्या करते थे, आलाप तो अच्छा बजा रहे उस्ताद जी, तबला के बाद मेरे को छोड़ देते बजाओ। अब मैं तो हिंदुस्तानी, आई हैव टू कंपोज देन एंड देयर। अगर मैं जपताल में बजा रहा हूँ, रूपक में बजा रहा हूँ, 3 ताल में बजा रहा हूँ, 16 मात्रा, 7 मात्रा, 10 मात्रा बजा रहा हूँ, अगर ये बजा रहा हूँ तो मुझे जब वो कंपोज करना है, और उसके अंदर फिर ताने भी उसके अंदर जब बजाना। बहुत बड़ी परीक्षा रहती थी, बहुत कॉन्सेंट्रेशन। अब आदत हो गया उस्ताद जी के साथ, लेकिन बहुत तकलीफ होती थी, पहले तकलीफ होती थी। और फिर क्या है, और एक चीज़ था सितार के लिए, वेरी फ्रैंकली, सर डी शार्प में बजाते हैं। डी शार्प इज़ ए वेरी टाइट फॉर सितार। मैंने उनको, उस्ताद जी को बोला कि सर आप ज़रा वाइट टू कर लीजिए, ज़रा डी तो भी कर लीजिए। एक्चुअली सी शार्प में बजाते सब लोग, नॉर्मली बड़े हुए उस्ताद है पूरे जो है वो सब सी शार्प में। आजकल का ज़माना आ गया, डी तक आ गए, लेकिन डी शार्प में टाइट रहता है। फिर अगर बहुत खींचना, जितना वायर टाइट होता है तो खींचने की तकलीफ होती है। अच्छा, ये कंप्लेंट पूरे तो हैं, बोल के भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। उनके उस्ताद जी को बोला, सर मैं आपको एक डी का ला के देता हूँ, एक फ्लूट, आप ज़रा मेहरबानी करके वो देखो। उनको कभी इतने फ्लूट ला के दिया, लेकिन मैं यही फ्लूट के ऊपर बजाऊँगा, दैट्स ऑल, तू क्या करता मैनेज कर ले, बस खत्म, तो बजाना है बस, खत्म उनके साथ। तो जो होता था वो ज़रा प्रॉब्लम पहले होता था, लेकिन उसके भी आदत कर गए। तो अभी आप डी शार्प में ही बजाते हैं? अभी डी शार्प में बजाते हैं। अच्छा, अब वो ऐसा है, सर के साथ बजा रहे तो मेरा सितार ट्यून डी शार्प में होता है। इवनिंग प्रोग्राम्स कहीं भी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है कहीं भी बजाते तो डी में कर लेते हैं। वो डी शार्प टाइट होता है, टाइट। और उसमें यहाँ तो 2-3 घंटे, बेंगलोर में एक दिन सडनली ऐसा बोले, कितने घंटे, 3 घंटे होने के बाद अभी और 6 घंटे बैठने कौन रेडी है। मैं बोला उस्ताद जी ज़रा इधर तो देखो, मुझे तो पूछो बजाने का, बजाना है ले, सबको पूछ ले रहे हो उस्ताद, मेरी हालत क्या है। 6 घंटे, एक दिन 6 घंटे बजाए हमने, और सब यस हम बजाने को रेडी है। वो ऐसा है, सर ने सबको पागल करा दिया। तो सब बोलते हैं ऐसा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत होता था कर्नाटक और हिंदुस्तानी, क्योंकि राग अलग अलग हैं। तो फिर एक बार धीरे धीरे आदत हो गया। तो जैसे पत्री जी बहुत सारे तेलुगु गाने भी बजाते हैं, तो आपने सितार में फिर उसका जो मिररिंग है वो आपने शुरू किया सीखना? वेरी फ्रैंकली सर, मेरे हिसाब से सर क्लासिकली बजाते हैं, भजन वगैरह बाद में एक दूसरे बजा रहे तो ऐड हो गए, लेकिन इनिशियलिटी सर ऐसा भजन में वो स्टार्ट करे, भजन नहीं, वो कृति वगैरह उनके क्लासिकल का टिके हुए रहते थे। लेकिन डिवोशनल जैसा मैं भजन एक ऐड कर रहा हूँ, अब मैंने उसके लिए मुझे बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ा, क्योंकि सर एंड टाइम पे कौन सा राग बजाएंगे ये तो पता नहीं है। सपोज मुझे बजाओ बोल के बोले तो चलो घर से फिक्स कर जाओ, चलो आज बैरागी भैरव बजाएंगे, कुछ भी फिक्स करके आए, उसमें एक आधा भजन फिक्स करके आए, लेकिन उससे ठहरो मैं बजा रहा हूँ। अब ये बोलने के बाद क्या बजाएंगे नहीं मालूम, तो उसके लिए मैटर चाहिए, तो इसलिए मैंने इतना मैटर रेडी किया। अभी मेरे पास नियरली 700 to 800 भजन है इन ऑल द रागस, हर एक राग आसावरी उसमें भजन, राग बी से ऐसे सीरियल ऑर्डर से,
लगते ही इमीडिएटली मैं ऐसा लैपटॉप को खोल देता हूँ, वो राग इसलिए हिंडोल, आपका लैपटॉप खुला हुआ इसलिए होता है। लैपटॉप बिल्कुल कॉपी मास्टर हो, वहाँ देख के बजाता हूँ। दिमाग में कितना रह गया, 700 भजन है, 800 भजन है, कहाँ इतने कहाँ दिए, और एंड टाइम पे कौन सा बजाएंगे ये नहीं मालूम, तो घर में प्रिपेयर करके भी आके फ़ायदा नहीं है ना। राग अब सब हिंडोलम है, वो उनका हिंडोल है तो मेरा मालकोस है ना, तो वो हिंडोल बजाते मैं खुश, चलो मेरा मालकोस आ गया, जो कॉमन है राग है तो वो है, तो चलो फिर उसके अंदर फिर भजन बजाता हूँ। रिदम आते ही सर छोड़ देते हैं, बजा लो बजा ले, आलाप तक बजाते हैं। बीच में मूड आ गया था, फिर रघुपति आजकल तो ऐसे फेमस हो गया, जो उनको अच्छा पसंद आता वो एक दिन तो वो वृंदावनी सारंग राग है, वो नी नी सा सा रे रे सा सा, उसमें मैं गलती से वो गाना है, हो गई आधी रात अब घर जाने, ये गाना का ट्यून बजाया थोड़ा सा। सर को उनका बचपन का याद है क्या कि उन्होंने भी ध्यान चल रहा है, हो गई आधी रात अब घर जाने दे, बोला सर ध्यान चल रहा है तो वो ध्यान में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं, उनको मूड आ गया तो वो फिल्मी गाने की भी लाइन गा लेते। तो आपको बहुत कुछ सीख मिली बहुत पति सीख, के साथ। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता था, इसलिए मैं समझता हूँ दूसरा कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा टिकेगा, क्योंकि अभी जो गणेश जी बजा रहे वो एक्चुअली गणेश जी उनके कर्नाटक के लिए आए हैं, वो भजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कृति बजाना है, क्लासिकली बजाना है, ऐसा भजन, लेकिन डिवोशनल है। अब ऐसा है, और बीइंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट आम आदमी को भी जो चाहिए वो भी देना चाहिए ना, नहीं तो फिर स्टेज के ऊपर बैठ के फ़ायदा क्या है। प्योरली एकदम बहुत ही क्लासिकल बजाएंगे, पहले 1.5 घंटा क्लासिकल बजाएंगे, उसके बाद में भजन बजाएंगे तो भजन थोड़ा याद रहता, थोड़ा ध्यान ज़्यादा होता, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद वो बाद में सर को भी ओके लगा थी, इसलिए सर ने परमिशन दिया, तो मैं तो घुस रहा हूँ, मैं तो और भजन कलेक्ट करके बजाना शुरू करा, क्योंकि मैटर अपने हाथ में रहना, कर्क राशि अपने हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए होल्ड भजन कर ले तो अच्छा लगा सर को, तो सर भी भजन वगैरह अच्छा, कंटिन्यूस क्लासिकल है तो इतना पब्लिक, क्योंकि मास क्लास पब्लिक हैंगे तो उसके साथ मास भी रहेगा, तो मास वालों को भी अपने को ध्यान में लाना है, तो उनको जो अच्छा लग रहा है भजन, फिल्मी गाने तो नहीं बजा रहे, लेकिन डिवोशनल गाना तो बजा सकते हैं ना, डिवोशनल गाना अगर है तो उनका ज़्यादा ध्यान अच्छा रहे, इस हिसाब से भजन भी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। तो अलग अलग कार्यक्रमों में, स्टेज पे संगीत, ध्यान महाचक्र जैसे सत्रों में, महायज्ञ जैसे सत्रों में, महायोग ध्यान कुंभ जैसे सत्रों में आपने बजाना शुरू किया, तो हर एक बार कोई ना कोई म्यूजिशियन ऐड हो जाते हैं आपके साथ बजाने के लिए, तो आप उनको साइड बाय साइड ट्रेनिंग दे ही देते हो कि अच्छा ऐसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, जो भी आपने सोचा है वैसा नहीं होने वाला। शायद वो उनको पहले पता नहीं रहता, जैसी मेरी हालत पहली थी कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी परीक्षा होगा, शायद उनको भी नहीं पता, खाली इतना ही उनको मैं बोलता था कि भाई आपको जो आ रहा है वो आप बजाइए, नहीं है तो प्लीज़ साइलेंट हो जाइए, मत बजाइए, लेकिन बजा के गलत बजाना कुछ मतलब नहीं है ना, कोई भी संपूर्ण नहीं है, मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, है ना, कोई भी संपूर्ण नहीं, संगीत इतना वास्ट है, हम तो अभी ABCD पे है संगीत का, अभी तो जेड तक जाना तो मुश्किल है, लाइफ में जितना होगा उतना करेंगे, तो इसलिए उनको भी ये बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे। आपको नहीं ऐसा नहीं आया तो यहाँ कोई झगड़ा तो करना नहीं है, और मैं नहीं मुझे बजाना ही है, आपको आ रहा है तो ओके। देखिए अभी भी ये माहौल में, आज के माहौल में भी जो पहले हम राग बजाते हैं तो उसमें कभी आज हमने 1.25 मात्रा ताल बजाया, 1.25 मात्रा ताल में, अब वो शायद नहीं है तो मैं बोला कब चुप बैठो थोड़ी देर, है ना। अब 10 दिन बजाया तो वैरायटी ऑफ ताल चाहिए, राग वैरायटी चाहिए, और मेजर राग, माइनर राग। मेजर राग है खुशी का राग है, खुशी के बाद मैं देखिए अगर खुशी के सारे, जैसे आप बिलावल, हम लोग बिलावल बोलते हैं कर्नाटक में शंकरवर्णम, मेजर नोट से पूरे मेजर नोट बजाने के बाद कोई अगर बजा रहे तो उसके बाद में मैं ढूंढ के मेरा दिमाग लगा के उसमें, उसके बाद में कोमल स्वर के राग, थोड़ा सा अलग रस, नवरस है, अलग अलग रस के राग बजाएंगे तो वैरायटी दिखेगा, तो वैरायटी नोट्स बजेंगे तो वैरायटी एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो ध्यान भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वो होने का, अगर मेजर राग होगा तो माइनर लगा के शिवरंजनी बजाओ, ऐसे राग का माहौल चेंज करने के लिए कोशिश कर दे, तो शायद ये जम रहा है, सर को भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके तो इसमें कैसा, जैसा राग चेंज कर रहे तो ताल भी सेम, हर रोज सेम आदि तालम वाइंसते
वेस्ट है गधा। हर टाइम कैरवा बजा रहे, 3 ताल बजा रहे, नहीं है। तो इसलिए फिर झपताल, रूपक, अब ये भी, अब पहले कैसे 5 दिन होता था तो चलो 3 ताल, झपताल, 1 ताल, रूपक, 4 फेमस ताल है उसमें हो गया, चलो ध्यान शाला हो गई, घर को जाओ। अब 10-10 दिन होना शुरू हो गया। अब डेली ताल तो बदलना है, ये जिद्दी है करकराशी। तो इसीलिए ताल अब जिद्द नहीं बजाना है, 9.5 ताल, 5.25 ताल, ये ऐसे ऐसे करके उसको बढ़ा के कंपल्सरी डेली अलग बजाना है। तो इसीलिए स्टेज के ऊपर आने के पहले एक दूसरे को डिस्कस करें, हाँ क्या राग बजाएंगे, हाँ चलो ये राग, ताल क्या बजाएंगे, ओके 10। पहले उस्ताद जी को अपने वायलिन साहब को तकलीफ होती है, लेकिन वो आजकल अच्छा बजा रहे, कौन सा भी ताल वो भी बजा ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसका कोई गत्यंतर नहीं है, ये तो संजय किंग सुनने वाला नहीं है, ये तो बजाने वाला है, तो उसके साथ बजाना है तो अपने को बजाना है। लेकिन बाकी लोग देखिए तिरुपति के जो आज आए थे वो गपचुप हो गए थे, क्योंकि मैं बोला आपको आ रहा है तो बजाइए, संगीत में कोई ऐसा कोई पोटी मीटिंग नहीं, आपने को फाइनली टोटल प्रोग्राम अच्छा करना है, लेकिन जितना हो सके उतना नियरेस्ट टू द परफेक्शन करने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा तो नहीं है, उसके बाद में एक आधा भजन आप तेलुगु गाना बजा रहे हैं तो आप बजाओ, मैं नहीं बजाता हूँ। फाइनली अपना टोटल प्रोग्राम अच्छा होना है, किसको क्रेडिट तो देना नहीं है कुछ। बहुत अद्भुत। तो स्पॉन्टेनिटी आपने सीखा कि हर समय में कुछ भी हो सकता है पत्री जी के साथ, और ऐसे कभी भी नहीं प्लान। स्पॉन्टेनियस करने के लिए सर का ही दिमाग है, सर का क्रिएटिविटी कंपल्सरी है। शायद वो क्या समझ रहे क्या कि आइन टाइम पे इसको सताओ, तो आइन टाइम पे मैं बजाना स्टार्ट कर दे। लेकिन अच्छा हो गया, उससे नॉलेज भी मेरा भी बढ़ा, अच्छा है ना, नॉलेज ऑलवेज। हर बार आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि एंड ऑफ द टोज में रहते हैं, आखिरी सांस तक नहीं पता क्या होने वाला है, क्या हो रहा है नहीं पता। हाँ, मैं जब वो ऐसा करके मुझे बजाओ बोलते तो मैं मतलब घर में से थोड़ा सा प्रिपेयर, ऐसा बिल्कुल तो प्रिपेयर नहीं है। जो हिंदुस्तानी मुझे अगर चांस मिला तो मैं ये बजाऊंगा, ये मैं घर पे प्रिपेयर होके जाता हूँ। एक आधा भजन वगैरह बजाना अच्छा है। और मैडम जी को भजन अच्छे लगते, पहले तो वो डायरेक्ट ये करते थे, फरमाइश करते थे कि आज सत्यम शिव सुंदर गाना बजाइए, स्वर्णमाला जी मैडम, वो पक्का बोलते थे मेरे को। तो फिर मैं अगर बजाए तो ऐसा पते साहब बोलते तुम लोग उधर देखो मैडम मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे गाना बजाओ कर दो। अच्छा मैडम बोले ओके तो बजा, क्योंकि उनको भजन अच्छा लगते थे। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा भजन बजाना इसीलिए शुरू करा क्योंकि मैडम को भजन अच्छे लगते थे। वो तो जब खाना खाने को बैठते थे तब वो फरमाइश करते कल ये भजन बजाओ, कल ये भजन बजाओ, तो इसीलिए भजन ज़्यादा शुरू कर रहे हैं। और वो हिंदी ज़्यादा अच्छा जानते हैं, ज़्यादा अच्छा, इसलिए हिंदी भजन की फरमाइश करते थे। तो आपका जो म्यूज़िक और पति जी के साथ जो वास्ता है वो तो समझ आ गया, लेकिन ध्यान ये आपने चालू करना कब शुरू किया? ये बड़ा क्वेश्चन ज़बरदस्त है आपका, क्योंकि शुरू में तो रिकॉर्डिंग वगैरह जब तक चल रहा था तब रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसके बाद में ध्यान करो बोलते थे, लेकिन मैं तो ध्यान नहीं करता था, वेरी फ्रैंकली नहीं करता। क्योंकि वैसा है, मैं रहा प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सर के साथ ही तो नहीं बजा रहा हूँ, शाम को भी प्रोग्राम्स रहते हैं। वो प्रोग्राम मेरा क्लासिकल भी प्रोग्राम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, फिल्मी का सॉन्ग्स बजाना है, या गज़ल के साथ हो सकता है, या डांस के साथ हो सकता है, कंपनिंग आर्टिस्ट भी हो सकता हूँ मैं आज दिन का। तो अगर सोलो प्रोग्राम है आज का तो उसके लिए भी रेडी रहना है, तो उसका मतलब रियाज़ करना है, क्योंकि शाम को भी पेमेंट मिलता है ना। तो अपन प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, पब्लिक आइन टाइम पे अरे भाई ये गाना बजाओ, वो गाना हम हमारा बजाएंगे, काई को आए उस्ताद, हम बोले सो गाना आप बजाएंगे तो आइए, ऐसा। तो उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए सुबह तो रियाज़ करना है। अगर सुबह रियाज़ करेंगे तो ये, अगर ध्यान करते बैठेंगे तो रियाज़ कहाँ करेंगे। इसलिए पहले ध्यान को इम्पोर्टेंट नहीं है बोल के मैं खाली सितार बजाता था सुबह रियाज़ करना। तो पत्री साहब ने बाद में मुझे बोला, मैं नियरली 5-6 साल नहीं करता था पहले। हाँ, बजाता था सबके सामने, सब बोलते थे ध्यान करो, ठीक है बोलता था, लेकिन नहीं करता था वेरी फ्रेंकली। लेकिन बाद में सर ने बोला कि आप एक बार करके देखो, 5 to 6 आप 5 to 8 रियाज़ कर रहे हैं बोल रहे हैं, 5 to 6 एक बार ध्यान करो, 6 to 8 बजाओ। नहीं साहब वो ऐसा है, अब फिर से ज़िद्दी आदमी है मैं भी, तो नहीं साहब वो 3 घंटे में रियाज़ कर, मुझे उतना ही टाइम मिलता है क्योंकि 10 o'clock से स्टूडियो स्टार्ट होता है मेरा, रिकॉर्डिंग वो मेरा इनकम है। शाम को भी फिर से कहीं गज़ल प्रोग्राम या कुछ तो भी प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे सुबह टाइम कम मिलता है। तो जितना टाइम मिलता है उतना रियाज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोले एक घुटते हैं हम लोग, एक चीज़ को ऐसा घुट के पक्का करते हैं उसको। तो बोले कोशिश कर एक बार 1 घंटा कर,
घंटा करके बाद में 6 to 8 करें। तो चलो ज़बरदस्ती सर बोले ज़बरदस्ती बैठते हैं। तो पहले से ऐसा फिक्स हुआ था कि अब ये 8-10 दिन हम फिक्स कर देते हैं कि बैठना है। तो उसका आंसर आओ या ना आओ कंपलसरी बैठना है। पहले दिन बैठ गया, ज़बरदस्ती बैठा, इधर उधर ध्यान भटक रहा है कुछ भी है। तो फिर 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, फिर बाद में जैसा जैसा 2-4 दिन होने के बाद जब मैं रियाज को 6 to 8 बैठ रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील लाइक हो रहा है कि मुझे मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए जो मैं हासिल कर रहा था 5 to 8 में, चलो भाई 6 to 8 में भी थोड़ा थोड़ा अपने को गेन हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, तो ध्यान कर सकते हैं। इसलिए मैंने अभी भी फिक्स किया है 5 to 6 ही ध्यान करता हूँ। सर ने बोला है जितना एज उतना करना है ध्यान, तो उस हिसाब से तो 64 मिनट्स करना है मुझे। लेकिन कभी अगर 4:45 अगर उठ गया तो 6 o'clock तो ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अगर 5:15 बजे उठे तो भी 6 बजे तक ही करता हूँ। और बाकी का थोड़ा संगीत को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ मैं। ध्यान को भी देता हूँ लेकिन संगीत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन वो है, मेरा इनकम भी वही है, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा देता। और थोड़ा सा जब आलाप बजाता हूँ तो आंख बंद करके करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा ध्यान है, ऐसा मुझे लगता है। वो सही होगा नहीं होगा उसका आंसर तो मैं नहीं देता, लेकिन मुझे वो करते करते भी मैं कंसंट्रेशन से बजाता हूँ तो वो भी एक ध्यान है, ऐसा समझता हूँ। तो हर एक एक्सपीरियंस के साथ आप ग्रो कर रहे हैं, हर एक अनुभव के साथ। तो और क्या क्या अनुभव हुए आपके स्टेज में, क्योंकि हर एक बार अगर स्पॉन्टेनियस है ज़िंदगी पति जी के साथ तो अद्भुत अनुभव तो हुए ही होंगे। तो क्या क्या ऐसे अनुभव थे जो आपको चौंकाचौंध कर देते थे? पहले सर को ज़रा गुस्सा बहुत आता था। प्यार भी सर बहुत ज़्यादा अच्छा करते, लेकिन जिसके ऊपर प्यार करते उसके ऊपर गुस्सा भी बहुत करते थे। एक बार मुझे ऐसा याद है कि बेंगलोर में नया नया जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ था पिरामिड का, अपने प्रोग्राम से ही हुआ था पिरामिड का ओपनिंग। तो होने के बाद जस्ट खाना खाने को बैठे तो पत्नी जी बैठे हुए थे बाजू, एक कोई लेडी आए, उन्होंने घी परोसा तो मैंने नहीं मैं नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल, मैं ज़रा बहुत बड़ा डॉक्टर बोल के समझ के उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इससे, क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा जम के इमीडिएटली हॉट डिस्कशन, क्या ये सोल है, ये बॉडी नहीं है, ये क्या समझ रहे हैं आप। थोड़ी देर गपचुप बैठा, वो कंटिन्यूसली 1 वे ट्रैफिक चल रहा था सबका, कंटिन्यूस उस्ताद जी बात कर रहे हैं, सुनते जाओ बस खत्म। ऐसा पहले तो थोड़ा गुस्सा बहुत आ रहा था कि उस्ताद बहुत ही गाली दे रहे बोल के, लेकिन चलो सुन लो बोल। तो फिर तो अब बहुत थोड़ा 10 मिनट थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमारा साहब ये सब बड़े ये सब सोल सब नहीं मालूम साहब, सितार बजाता हूँ बस, आता हूँ बस आपके साथ एक दूसरे के लिए आते हैं बस, करते हैं बस। तो शायद ये आंसर उनको पसंद पड़ा या नहीं पड़ा, इसका असर दूसरे दिन दिखा, क्योंकि दूसरे दिन ध्यान तो स्टार्ट करें बस इमीडिएटली आज संगीत ध्यान नहीं होगा, आज खाली ध्यान होगा। तो मैं बोला चलो बैठो, ध्यान में बैठो। तो बोले तो ये संजय किंग खुद को बहुत बड़ा उस्ताद समझता है संगीत का, लेकिन बेकार है, वेस्ट ऐसा 2 बार 3 बार बोले। अरे भाई ये क्या गालियाँ खा रहा हूँ बस। उसके बाद में इधर देखे, ये उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के शागिर्द हैं, बहुत बड़े तबलिस्ट है, वेस्ट। उसको भी गुस्सा आ गया, अरे काय को बुलाया बाबा, गालियाँ खिला रहा क्या, मेरा गपचुप बैठा उस्ताद, जान दो उस्ताद जी है, क्या कर सकते। तो बाद में बोले हरिप्रसाद चौरासी जो फ्लूट बजाते उस्ताद है, फ्लूट के सबसे टॉप है, वेस्ट। तो हम दोनों जने एक दूसरे को अब बच गए बस, अपने लिए गाली नहीं, सबके गालियाँ दे रहे। उसके बाद में और चढ़ गए उस्ताद, और उसका सीधा डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेस्ट। हैदराबाद का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वेस्ट। अब ये काय के लिए वेस्ट बोल रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में अंदर ध्यान चेरो, कोई भी ध्यान नहीं कर रहे, तेलुगु में बात कर रहे थे, सो कोई ध्यान नहीं करते, वेस्ट। बाद में समझ में आया कि ये ध्यान नहीं कर रहे इसलिए वेस्ट बोल के बोल रहे हैं, क्या तो सबको वेस्ट बोलना स्टार्ट कर दिए। तो लगा चलो ठीक है, फिर मेरे को तो गाली नहीं दे रहे, सब कुछ गाली दे रहे बिल्कुल। चलो ध्यान में बैठे, चलो ऐसे ही बैठ गए ध्यान में। थोड़ी देर के बाद ऐसा हल्लू से धीरे से देखा तो साहब तो है नहीं बाजू,
ये उस्ताद मेरे को बोलो ध्यान करो, ये उस्ताद जी कहाँ चले गए भाई बोल के ऐसा दिमाग में सोच रहा, हल्लू ऐसा देखा तो सब ऐसे घूम रहे, सब ध्यान बराबर कर रहे कि नहीं, क्योंकि अब संगीत ध्यान है नहीं तो बराबर सब ध्यान बराबर कर रहे कि नहीं देखने के लिए। सर ऐसा इधर उधर गए तो थोड़ी देर का नाक बंद करते, पीछे शिव प्रसाद जी ने मुझे ऐसा पोक किया पीछे से और बोले आंखें खोल। मैं बोला नहीं, साहब ने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। साहब ने अरे उधर देख भाई, उधर देख आकड़ छुड़ो आकड़। तो वहाँ से सर बोले संगीत चालू होंगे चल। तो थोड़ी देर बाद संगीत ध्यान स्टार्ट हो गया। तो जितना सर गुस्सा करते उतना प्यार भी अच्छा करते हैं, इसीलिए मुझे कोई उनसे कभी कंप्लेंट नहीं था। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता तब सोच रहा था आज लास्ट है अपना डे यहाँ, कल से अपने को आना नहीं है। लेकिन वो 2 मिनट के लिए उनका भी गुस्सा जायज़ है, हम शागिर्द हैं तो सुनना पड़ेगा गुरु जी का। वो आज शायद अपने भलाई के लिए बोल रहे हैं तो इसीलिए सुनना है बस। उस बात से एटलीस्ट आपने ध्यान करना शुरू तो किया शुरू तक, हाँ वो भी एक सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले नहीं करता था लेकिन बाद में ध्यान, क्योंकि अच्छा उसके बाद में और एक चीज़ मुझे अभी याद आई। आप एक बार ऐसा स्टेज के ऊपर जब वो लास्ट डे को ये करते हैं माला विला सम्मान करते हैं, तो सम्मान करने के बाद वो एक लेडी नीचे से खड़े होकर बोल रही थी, सर आप तो इतना बोलते हैं लेकिन संजय किंग तो ध्यान ही नहीं करते। नीचे से जम के बोल रहे थे, वो तेलुगु में बात करके बोले, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन वो तेलुगु में बात कर रहे थे। तो अब साहब ऐसा गले के ऊपर हाथ डाल के ऐसा खड़े, मैं ऐसा खड़ा, मैं बोला गया। अब साहब को तो अभी मुश्किल है, अभी क्या आंसर जवाब क्या देते ये सर ये नहीं मालूम। तो फिर मैं बोला हो गए, फंस गए, साहब तो फंस गए, अभी क्या जवाब देंगे उन्हें। तो सडनली क्या हो गया, सर ने बोले आपको नहीं मालूम, ये अभी ध्यान नहीं कर रहे बोल रहे, लेकिन ये पिछले जन्म में गौतम बुद्धा था। अब ये सोचा, मैं बोला मोती नगर में संजय किंग ये रहने वाला, ये गौतम बुद्धा कब बना उस्ताद। अब उसका ये तकलीफ मेरे को इतना हो गया, जब स्टेज के ऊपर से बाहर निकले सब ग्राउंड में सब साष्टांग नमस्कार डाल रहे, गौतम बुद्धा। अरे मेरी लायक ही नहीं है, मेरे को गौतम बुद्धा काहे को बोले उस्ताद। मैं वो रूम में जाके बोला गौतम बुद्धा, फिर ध्यान करना तू, ऐसा बोल के ऐसा बोल के मेरे को ये बोला। लेकिन इतनी बड़ी बात मेरे हिसाब से तो सर ने बोलना नहीं था, क्योंकि छोटे आदमी ऐसा बड़ा है तो मुझे बाद में बहुत सब साष्टांग नमस्कार डाल रहे, सब ऐसा मैं गौतम बुद्धा बन गया बोल के, ऐसा ताकि आप गौतम बुद्धा बन जाए। शायद वो उनके वो जो करते हैं वो डेफिनेटली कुछ सोच के ही करते हैं, लेकिन वो अपने को उस वक्त समझ में नहीं आता ना, उस डबल ड्यूअल लेयर में रहते हैं सर हमेशा। तो हर एक प्रोग्राम के साथ इतने सारे अनुभवों के साथ आपने जी रहा हूँ, उनके साथ अच्छा जी रहा, और डेफिनेटली जब तक वो बोलेंगे तब तक आते रहूँगा। मेरा तो अभी संसार में, मैं उनको बोला परसों, मेरा संसार तो अभी 4-5 साल के पहले हो गया है, तो अब जहाँ आप बोलेंगे वहाँ आऊँगा। बस उन्होंने अपने लिए इतना करा है, अपन इतना भी नहीं कर रहे, थोड़ा भी करना तो अपना फर्ज बनता है, मरते दम तक बजाऊँगा उनके साथ। वाह। तो आपके जो बच्चे हैं और आपकी जो वाइफ है वो क्या करते हैं? मेरी बड़ी बच्ची भी संगीत में गज़ल वगैरह गाती थी, तो उसको यूएसए जाना था, क्योंकि हमारी हालत थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब थी 2004 में, तब वो उसको ज़िद्दी से जाना ही था, वो भी कराची, और उसको भी जाना ही था, यूएसए जाना था। तो वो इंजीनियरिंग की सीट जब यहाँ था तब वो गज़ल गाती थी, इंजीनियरिंग का सीट का फीस भी मैं उतना दे नहीं पाता था, तो वो मैं भी गाना वो गज़ल वगैरह गा के सीख के स्टेज के ऊपर फिर मैं उसको लेके जाता था, उसको पैसे देता था, उसको जैसे सिंगर के पैसे तो देना पड़ेगा तो उसको भी देता था, वो मम्मी के पास भगवान के पास रखते थे, मम्मी जमा करते थे, वो फीस आधी और मैं आधी ऐसा करके इंजीनियरिंग का सीट मिला। उसके बाद में MS में गई, शी इज़ नाउ पिट्सबर्ग, अभी 14 ईयर्स हो गए, महीने को 17 लाख रुपए तनख्वाह है उसको, छोटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी थोड़ा सा गाती है लेकिन उतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी बड़ी प्रोफेशनल है, और ये ऑस्ट्रेलिया में है, अभी ब्रिस्बेन में है। तो अभी बस वो बच्चियाँ तो वहाँ सेटल हो गए, सब ने अपने अपने घर ले लिए हैं। मैं
पूरा दिन बुड्ढा स्टूडियो में रहते, बुड्ढी घर पे रहती है। तो आपकी जो स्टूडियो में आपने कई उस्तादों को आपने रिकॉर्ड किया होगा, कितने फिल्म के आर्टिस्ट को आपने रिकॉर्ड किया होगा कि आपके, और कितने ध्यानियों को आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो आपके अनुभवों का जो पिटारा है तो बहुत ज़्यादा ही अद्भुत होगा। अब ऐसा स्टेज के ऊपर सर बोलते थे संगीत, अब स्टेज के ऊपर थोड़ा सा इधर देख के संजय किंग को ज़रा चढ़ाते हैं सर, ज़रा पंप वगैरह मारते हैं सर, तो फिर सब लोगों को लगता है, तो फिर सब लोग फ़ोन करके बोलते सर पत्री सर మీద पाटा राशन हो, गाने उनके ऊपर लिखी हों, और मैं पत्री सर को पूछे तो बोले संजय के पास चले जाओ, संजय के पास, तो वो अथॉरिटी हो गया, वो संजय के पास जा रहा है तो ठीक ही हो जाएगा काम, ऐसा इस हिसाब से वो हो गया। तो फिर जो है, और ऐसा है, उनको ऐसा सब कस्टमर्स को भी ऐसा लगा इनके पास गए तो मेरा रिलीज़ हो जाएगा पत्री सर के साथ, है ना। कहीं और जगह पे रिकॉर्डिंग करें तो वो अच्छा म्यूज़िक होगा नहीं होगा, फिर पत्री जी को एक टाइम गुरु जी गुस्सा आ गया, नहीं रिलीज़ करेंगे, क्योंकि एक लेवल तक अगर रिकॉर्डिंग अगर है तो ओके। कभी कभी कुछ तो भी ऐसे आड़े टेढ़े कहीं रिकॉर्डिंग लेके आके सर ये रिलीज़ करना है, तो सर सुनते थे ना, नहीं करूँगा मैं रिलीज़, ऐसा बोलते थे। इसलिए संजय किंग के पास गए तो एक लेवल का तो थोड़ा सा एक मिनिमम लेवल तो हो जाएगा। इस हिसाब से सबके साहब के जितने शागिर्दा बनते गए सिंगर्स के, सब सिंगर्स आते गए, रिकॉर्डिंग करते गए, ऑडियो और वीडियो चल रहा है, अभी वीडियो भी चल रहा है, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपकी जो ये मस्त पर्सनालिटी है, एकदम आप मस्त रहते हैं, मस्त जीते हैं, सभी को इनकरेज करते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव, कल का भूल जाना है, आगे का करना है, सोच कर फिर फायदा नहीं है। कभी कभी दुख तो होता है ना, अब फैमिली का भी होता है, बच्चियाँ नहीं है ना, मिसेस को संगीत में ज़्यादा ये नहीं है, रुचि नहीं है, अपने को संगीत, और इतने साल संगीत में रहने के बाद अभी मेडिसिन तो छोड़ दिया है ना, वो लाइन छोड़ दिया है, तो अब वो लाइन छोड़ दिया तो क्योंकि संगीत के लिए छोड़ा है, तो संगीत तो अच्छी तरह से उसको जस्टिफाई करो, तो फिर 24 आवर्स संगीत में रहता हूँ। तो और हेल्थ जितना संगीत में है उतना हेल्थ अच्छा है, वेरी फ्रैंकली। अभी तक ना बीपी ना शुगर कुछ भी नहीं है, आई एम परफेक्टली ओके, पति साहब की भी दया, मम्मी डैडी के आशीर्वाद। तो जैसे पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी की शुरुआत हुई, हर बार आप पत्री जी के साथ म्यूजिक में उनका सहायक बने, लेकिन अब पत्री जी के विजन के साथ पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी, PSSM का खुद का एकेडमी म्यूजिक का शुरू हुआ, तो आपको जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होना ही है, इसलिए पहले आपको ये चीज़ नहीं मालूम, पहले सर ने मुझे पूछा था, मैंने साहब पोस्ट वगैरह नको दे मेरे को कुछ भी, मैं वेरी फ्रैंकली रिकॉर्डिंग कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दीजिए, मैं करूँगा। तो फिर उसके बाद में फिर दैट गॉट शिफ्टेड टू अपने वायलिन सर को, गणेश जी को ट्रांसफर किया। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है संगीत का, क्योंकि अपना जो संगीत हो रहा है, अब देखिए अभी धीरे धीरे वेस्टर्नाइज भी थोड़ा सा मिक्स करके वो भी कर रहे हैं हम, सो सब टोटल एक अच्छा PMA बना है, और सब मेंबर्स बहुत ही अच्छा ये कर रहे, जितना बजा रहे उतना लाइव डायरेक्ट उधर उसमें चले जाता है वो, और जितना म्यूज़िक उसके ऊपर फिर आज बजाए सो 6 महीने के बाद भी फिर से लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा हम लोग अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बजाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छा एडिटिंग हो गया तो ओके, नहीं तो वही गलतियाँ कंटिन्यू हो जाती, फिर वो मुश्किल हो जाता ना। लेकिन तो वो पूरा एडिटिंग होके अच्छा अभी चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, जितना हो सके उतना ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स का रिकॉर्डिंग होके PMM में जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। लोगों को जितना हो सके उतना संगीत सुन के मेडिटेशन करना अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आगे चल के नए जनरेशन को संगीत सिखाना भी अगर PMM में अगर स्टार्ट करें, म्यूजिक एकेडमी में अगर स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि कोई भी एटर्नल नहीं है, एटर्नल नहीं है, तो मेरे बाद भी स्टेज के ऊपर बैठने वाले भी लोग रहना चाहिए। तो नए उस्ताद बनाए तो ही पुराना उस्ताद बाहर निकलेगा ना। तो नए जनरेशन तो बनाना ही है, तो उनको सिखाना ज़रूरी है, उनको उसमें रुचि पैदा करना है। अगर 100 लोगों को पढ़ाएंगे तो एक आधा उसमें उस्ताद निकलता है, इतने तो नहीं बनते। सब सीखते हैं, स्टाइल मज़े के लिए सीखते हैं, लेकिन बहुत कम रियाज ज़्यादा करते हैं। रियाज करेंगे तो स्टेज के ऊपर आएंगे तो अच्छा बजाएंगे, नहीं तो चलने दो बालकिशन नहीं चलेगा।
स्टेज के ऊपर बैठना है तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करनी है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना सिखाने का भी अगर सर ने परमिशन दिया तो वो भी अच्छी चीज़ है एक्चुअली। फ्लूट जितने स्टेज के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, नई जनरेशन वाले तबला, मृदंगम, फ्लूट वगैरह सीखेंगे तो अपने अपने ब्रांच में बजाएंगे, तो धीरे धीरे वो ब्रांच ऑफिस का बाद में मेन ब्रांच में भी आ सकते ना बजाने के लिए, तो हो सकेगा। तो दैट वे अच्छा काम चल रहा है। ये भी अगर काम अगर हो गया तो अच्छी बात है। सजेशन अगर पूछे तो देता हूँ, खुद होके सजेशन ज़्यादा नहीं देता, लेकिन अभी उसके पुराने जो मेरे पास हुए हैं उसके ट्रैक्स भी रेडी हैं। अगर ईच ब्रांच, जैसा आपका पीएमसी हिंदी है तो ये पीएमसी हिंदी में आपको अगर ऐसे ज़रूरी नहीं है सर तो रहना ही है, सर ने गाया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके जगह पे सपोज अमूल्या गा रही है गाना तो नो प्रॉब्लम, ध्यानम चेदामरो गाना हिंदी में आप अगर कोई ट्रैक में अगर स्क्रिप्ट लिखे हो गया होगा गाना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो अगर हिंदी में स्क्रिप्ट लिखे, ट्रैक रेडी है मेरे पास, उसके ऊपर अमूल्या गाती है और उसके बाद में और डांस वगैरह सब ऐड करके वीडियो अगर बनाते हो उसका तो अच्छी बात है। अब वो अपने को तो प्रचार करना है। वैसे 18 प्रिंसिपल्स के भी ट्रैक है मेरे पास, उसका भी अगर सब लैंग्वेज में पूरे 18 लैंग्वेज में करे तो सिंगर्स को भी चांस मिलेगा, है ना, राइटर को भी चांस मिलेगा, सिंगर को चांस मिलेगा, डांस लोगों को चांस मिलेगा, अपना प्रचार हो जाएगा, सबको अच्छा है। जितने संगीत में आएंगे उतना अच्छा है। तो सर गाने भी कर सकते, सर के जितने गाने होता है 18 प्रिंसिपल्स भी 18 लैंग्वेज में जितना पीएमसी के तो कितने ब्रांचेस हो गए, हर ब्रांच में अगर लगाते हैं करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। जैसा जमेगा सब लोग करें, मुझे पूछेंगे तो ज़रूर मैं काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, इतनी अद्भुत बोल सकते हैं वास्ट नॉलेज आपका, क्योंकि इतने सालों से जैसे आप जुड़ते हैं, इतने अनुभवों के साथ आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपकी इस स्माइल के साथ, इस विनम्रता के साथ आप ऐसे ही संगीत को आगे लेते रहिए, हमें और संगीत ध्यान में जोड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि संगीत की दुनिया में जो है उन सबको ध्यान करना ही है। वो पत्री जी का विजन है, हम सबका विजन है। और ऐसे ही आप हंसाते रहिए, हंसते रहूँगा। और मेरा ड्यूटी में पत्री सर ने मुझे एकदम स्क्रैच से ऊपर लाया है, आपको अमेजिंगली रगड़ा है सर। रगड़ा है, बहुत रगड़ा है। तो इसीलिए मरते दम तक उनके साथ देते रहूँगा, जब भी बुलाएंगे तो आ जाऊँगा और संगीत की सेवा हरदम करते रहूँगा। पीएमसी हिंदी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सभी प्रोजेक्ट में आपको भी कभी मेरी ज़रूरत है तो कभी भी सेवा के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सर, आपका बहुत थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज हम मिले एक विद्वान से, संजय किंगी जी से। हम सब उनको देखते हैं सितार बजाते हुए, लेकिन उनकी यात्रा को हमने जाना, उनकी क्या क्या अनुभव थे पत्री जी के साथ इतने सालों से। तो ऐसे ही ध्यान और संगीत एक अद्भुत समागम है। हम सबको ध्यान और संगीत दोनों को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, संगीत आपको एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। और जब आप उसको ध्यान के साथ जोड़ देते हैं तो वाह, और अद्भुत हो जाता है। वही हम PSSM से सीखते हैं, वही हम पत्री जी से सीखते हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान को अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जुड़ने के लिए और हम सबको इतना कुछ सीखने के लिए। और ऐसे ही हम आत्मा की यात्रा में ऐसे ही अद्भुत ध्यानियों के साथ, एक संगीतकारों के साथ और विद्वानों के साथ हम जुड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। धन्यवाद। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। धन्यवाद।